हेलो दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, इसकी जानकारियां लेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव गूंजा। मंदिरों में भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। कई जगहों पर तो 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें भी लगी। देश भर में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में जन सैलाब देखने को मिला। गंगा में डुबकी लगाई ब्रह्मेश्वर महादेव और मनकामेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। काशी में दुनिया की सबसे पुरानी शिव बारात भी निकाली। त्रिनेत्र से उगले आग के गोले। बारातियों में कई विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हुए। महाकुंभ के पवित्र जल की बारिश भी की गई। हाथ में गदा, त्रिशूल, हाथी घोड़े की सवारी, शरीर पर भस्म और फूल मालाएं, हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में शिवरात्रि पर इसी अंदाज में जगह जगहों पर भव्य स्वागत हुए। वह आपको बताएं, बुधवार को सूर्यास्त के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का समापन भी हो चला है। 45 दिन तक चले इस महा आयोजन के आखिरी दिन शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि 8 बजे तक 1,53,00,000 लोग स्नान कर चुके थे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। महाशिवरात्रि पर महादेव के जयकारों से संगम गूंज उठा। 6 प्रमुख स्नानों पर करीब 120 क्विंटल फूल बरसाए गए। सभी घाटों पर 5 से 6 बार पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटरिंग की। सुबह 4 बजे कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों से बातचीत भी करते रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश लगातार देते रहे। 45 दिनों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिनों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ था, उसी भव्यता के साथ कुंभ का समापन हो रहा है। महाकुंभ 2025 में कुल कितने लोगों ने स्नान किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ा बताया। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज में 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिनों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर में लिखा, बताया कि पूज्य अखाड़ों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों एवं धर्माचार्यों के पुण्य आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि समरसता का महासमागम दिव्य और भव्य बनकर सकल विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। और इस सिद्धि के सूत्रधार सभी गणमान्य जनों, देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुओं तथा कल्पवासियों का भी हार्दिक अभिनंदन और आभार। साथ ही सीएम ने कहा कि विशेष रूप से प्रयागराज वासियों का भी धन्यवाद, जिनके धैर्य और आतिथ्य सत्कार ने सबको सम्मोहित किया। माँ गंगा, भगवान बेनी माधव आप सबका कल्याण करें। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सुव्यवस्थित आयोजन के कर्णधार रहे महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मचारियों, गंगा दूतों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, नाविकों और महाकुंभ से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी महानुभावों और संस्थाओं को साधुवाद दिया है। खबरों में हम बहुत ही जल्द आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताते हैं। अगर आप भी महाकुंभ से गंगा जल लाए हैं या आपके घर से, परिवार से कोई महाकुंभ में गए और गंगा जल लेकर आए हैं, तो उसे आप घर में रखते समय कुछ सावधानियां जरूर रखें। घर में गंगा जल रखने का अधिकतम लाभ आपको प्राप्त होगा। गंगा जल के रख रखाव में असावधानी ठीक नहीं मानी जाती है। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर तरह के धार्मिक कार्यों में गंगा जल की जरूरत होती है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों लोग त्रिवेणी में अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और अधिकतर लोगों ने अमृत स्नान के बाद प्रयागराज से गंगा जल और गंगा रज लेकर अपने घर गए। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगा जल और रज रखने से बहुत ही पवित्र होता है। गंगा जल और गंगा की वहां से मिट्टी लेकर आए, गंगा रज, ये घर में रखना बहुत ही पवित्र होता है और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। साथ ही घर में गंगा जल रखने से नेगेटिव एनर्जी से भी मुक्ति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इससे घर में खुशहाली आती है और परिजनों के आपसी संबंध भी बेहतर होते हैं। गंगा जल की हर तरह के मांगलिक और धार्मिक कार्यों में भी जरूरत होती है। हालांकि आपको बताएं कि घर में गंगा जल रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसीलिए अगर आप भी महाकुंभ से गंगा जल लाए हैं या आपके परिवार से कोई लेकर आया है, तो उसे घर में रखते समय कुछ सावधानी आप जरूर रखें, ताकि आपको माँ
गंगा का आशीर्वाद और गंगा जल रखने का जो अधिकतम लाभ है वो प्राप्त होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि गंगा जल को भूलकर भी आप प्लास्टिक की बोतल या डिब्बे में नहीं रखें। अगर आप प्रयागराज से प्लास्टिक के जार या डिब्बे में गंगा जल लेकर आए हैं तो घर आते ही आप गंगा जल को तांबे या पीतल के बर्तन में डालकर रखें, और जहां आप घर में गंगा जल रखते हैं उस स्थान की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखें, वरना इससे ग्रह दोष भी लग सकता है और इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि गंगा जल को आप पूजा घर में रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या घर का कोई भी सदस्य इस तरह की परेशानी से गिरा है तो आप गंगा जल को चांदी के बर्तन में सहेज कर घर के अंदर मंदिर में रखें। इससे मानसिक शांति मिलती है। चांदी को चंद्रमा का धातु माना जाता है और चांदी और गंगा जल के संयोग से कुंडली में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं, मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप घर में कुछ विशेष अवसरों पर गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में शुद्धता और पवित्रता का वास होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जरूरी अपडेट आपको बताते हैं, यानी महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही प्रयागराज के इस महाकुंभ का समापन हुआ और ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अब अगला कुंभ मेला कब और कहां लगने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि प्रयागराज के इस महाकुंभ के समापन के बाद अब अगला महाकुंभ हरिद्वार में गंगा तट पर लगेगा और ये कुंभ मेला ठीक 2 साल बाद 2027 में लगेगा और इसे अर्ध कुंभ 2027 के नाम से जाना जाएगा और इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। सरकार के आदेश पर हरिद्वार के सरकारी अधिकारियों ने अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक भी की, यानी कि अब 2 साल बाद साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ 2027 के नाम से यह कुंभ मेला लगने वाला है। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, इकोनॉमी को लेकर जर्मनी से एक बड़ी भविष्यवाणी आप देख सकते हैं। दुनिया कहेगी भारत की कहानी। जर्मनी के सबसे बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का बुरा दौर अब खत्म होने वाला है। तीसरी तिमाही में भारत की ग्रोथ 6% से सिर्फ ऊपर ही नहीं रहेगी बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जर्मनी की ब्रोकरेज कंपनी डायचे बैंक की एक रिपोर्ट में भी आकलन किया गया कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से ऐसा लगता है कि बुरा दौर समाप्त हो गया है। अब तीसरी तिमाही में 6.2% वृद्धि का अनुमान है। जर्मनी की ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब दौर अब बीत चुका और दिसंबर तिमाही में जीडीपी 6.2% रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने भी बुधवार को भारतीय अर्थव्यवस्था में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया और सभी से देश में आकर निवेश करने की अपील की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव हुआ। सीएम मोहन यादव ने 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाहित जोड़ों को दिए जाने वाले 51 हजार रुपए की राशि इन दंपतियों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। राष्ट्रपति ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कहा कि संतों ने महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाही की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। 7 साल की बच्ची ने बयान दिया और अपनी मां की जान लेने के मामले में पिता को उम्र कैद की सजा दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाही की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर कोई बच्चा गवाह देने में सक्षम है तो उसकी गवाही उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी और गवाह की। बड़ी खबर देखिए, सरकार ने कहा कि दागी नेताओं को ताउम्र बैन करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 6 साल की पाबंदी काफी है और इसे तय करना भी संसद का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन पाबंदी लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया और कहा कि 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन पर्याप्त है और इस तरह की अयोग्यता पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सांसदों की अयोग्यता पर फैसला करने का अधिकार पूरी तरह से संसद के पास है और ये न्यायिक समीक्षा से परे है। वह देखिए, बिहार में चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बने हैं। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले ही बुधवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं और इन्हें मिलाकर अब मिथिलांचल से 6 मंत्री हो गए। और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार, इसमें असंगठित क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और गिग वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें चल रही है। बताया जा रहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है और इसमें गैर संगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यानी अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले घरेलू स्टाफ, गिग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अब इस स्कीम से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लाभ मिलेगा। सरकार अभी विचार कर रही है और जल्दी लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे, ऐसे अपडेट है। और दिल्ली विधानसभा सत्र 3 मार्च तक बढ़ा है। शराब नीति सीएजी रिपोर्ट में 2002 करोड़ का घाटा। स्पीकर ने कहा कि जांच के लिए पीएससी बनेगी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। पिछले साल अक्टूबर में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का ऐलान किया था। यूपीआई लाइट प्रति लेन देन लिमिट भी 100 रुपए से
बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई थी। फिलहाल आपको बताएं एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट के संबंध में ये नया नियम पेश किया है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी अभी के समय में यूपीआई लाइट यूजर्स को अकाउंट में बचे हुए बैलेंस निकालने की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अब आने वाले समय में 1 अप्रैल 2025 से जल्द ये सुविधा भी शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तारीखें तय हो गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। ये निर्णय महाशिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक गुरुओं द्वारा ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लिया गया। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात में 4000 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया है। त्योहारों पर इसे खपाने की प्लानिंग थी। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा इलाके में एक डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के कैंपस से 4000 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 17.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये घी त्योहारों के दौरान राजस्थान में बेचने के लिए भेजा जाना था। काम के घंटों को लेकर एक और सीईओ का बयान आया है। आईटी सर्विस कंपनी कैप जेमिनी इंडिया के सीईओ ने वीकेंड पर कर्मचारियों से काम लेने की खिलाफत की है और कहा कि आखिर कर्मचारियों को दुख क्यों देना। उन्होंने हफ्ते में 47.5 घंटे काम की सलाह दी है। बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर के अमीरों के लिए ट्रंप लेकर आए गोल्ड कार्ड वीजा। डोनाल्ड ट्रंप की यह स्कीम अप्रैल तक लागू होने की संभावना है, जिसकी शुरुआत में ऐसे लगभग 10 मिलियन गोल्ड कार्ड वीजा जारी किए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस कार्ड को खरीदकर अमीर लोग हमारे देश में आएंगे, वे रईस होंगे, सफल होंगे, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, बहुत सारा टैक्स देंगे और बहुत से लोगों को रोजगार देंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, जीवन बीमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच 17 समझौते हुए हैं। ब्रिटेन की तरफ से विज्ञप्ति में कहा गया कि इन समझौतों से विशेष रूप से तकनीक और जीवन विज्ञान क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ईपीएफओ अपडेट भी आ रहा है। 28 फरवरी को होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक। ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग आगामी 28 फरवरी को होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को लेकर भी हो सकता है। 28 तारीख को मीटिंग है, अब देखते हैं अपडेट क्या आते हैं। और जीएसटी और कस्टम एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जीएसटी और अन्य कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, ऐसे अपडेट है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने केंद्र द्वारा तमिलनाडु के साथ किसी भी तरह के अन्याय से इंकार किया। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। अमित शाह ने कहा कि हम दक्षिण के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, कभी सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सरकारी नौकरी पर बड़ा संकट आखिर क्यों आ रहा है। अमेरिका से जुड़ी एक खबर है। सरकारी नौकरी को हमेशा से ही सबसे सुरक्षित कैरियर विकल्पों में से एक माना जाता रहा है और हमारे देश में भी यही होता है ना कि सरकारी नौकरी को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। स्थायी रोजगार, समय पर सैलरी वगैरह मिल जाती है, पेंशन और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं और इसी वजह से ये नौकरी आम जनता के बीच सबसे लोकप्रिय है। लेकिन आपको बताएं कि बदलते वैश्विक हालात के बीच अब सरकारी नौकरियों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका, चीन और हांगकांग जैसे देशों में सरकारी कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छटनी और वेतन संकट जैसी खबरें भी ये संकेत दे रही हैं कि अब इस क्षेत्र में भी स्थायित्व की गारंटी नहीं हो रही है। आपको बताएं, अमेरिका में सरकारी एजेंसियों में बड़े पैमाने पर छटनी देखी जा रही है और विशेष करके जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से सरकारी विभागों में अमेरिका में औसतन हर दिन 3200 लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। यानी अब ये दिखा रहा है कि अमेरिकी सरकार अब सरकारी नौकरियों की संख्या को काफी कम करने की तरफ बढ़ रही है। हांगकांग की स्थिति तो और भी ज्यादा भयानक है। सरकार की आर्थिक स्थिति वहां इतनी खराब हो चुकी है कि अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक रोक दिए गए हैं और इसके अलावा 10,000 कर्मचारियों की छटनी का एक आदेश भी हाल ही में जारी हो गया है। चीन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खाने लगा है। चीन ने सरकारी नौकरियों को खत्म करने में एक अलग ही तरीका अपनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने के कारण कई सरकारी विभागों में कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। यानी दोस्तों, यूरो न्यूज के मुताबिक टेक्नोलॉजी की जो प्रगति हो रही है इसके कारण कई पारंपरिक सरकारी नौकरियों पर अब संकट बढ़ता जा रहा है और अनुमान यह है कि साल 2030 तक दुनिया भर में जो क्लेरिकल यानी कार्यालय में काम करने वाली जो नौकरियां हैं वो सबसे तेजी से कम होने वाली हैं। इसके अलावा डाक विभाग के कर्मचारियों में भी 34% तक की गिरावट आने की संभावना है। बैंक और अन्य क्लेरिकल पदों पर 31% तक की कमी हो सकती है और आंकड़ों के मुताबिक डेटा स्पेशलिस्ट की जो नौकरियां हैं वो 113% तक बढ़ सकती हैं। एआई और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों की मांग भी 82% तक बढ़ सकती है। नौकरियों से जुड़ा जरूरी अपडेट था, इसलिए आपको इसको विस्तार से बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। ताइवान पर दबाव बढ़ाने की एक नई चाल, बॉर्डर के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताएं, अब मार्च का महीना शुरू होने वाला है। 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 4 घंटे तक अंधेरा छाए रहने जैसी स्थितियां बनेगी। साल 2025 खगोल विज्ञान के दीवानों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस साल 2 सूर्य ग्रहण होंगे, जिसमें से पहला 29 मार्च को लगेगा। ये एक आंशिक ग्रहण होगा जो यूरोप, उत्तर अफ्रीका और नॉर्थ पोल के कुछ इलाकों में दिखेगा। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को होगा, वो भी आंशिक सौर ग्रहण ही होगा जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नजर आएगा। तेलंगाना से बड़ी खबर है। तेलंगाना
हरियाणा सुरंग हादसे से जुड़ा अपडेट है। वहां पर फंसे हुए लोगों को लेकर उम्मीदें अभी भी कायम है। राज्य सरकार ने कहा कि 2 दिन में बचाव अभियान पूरा हो जाएगा। इस सुरंग में 8 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। चलिए, सीबीएसई से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। संबद्धता नियमों में छूट, एक ही नाम के कई विद्यालय हो सकते हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को शाखा खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्धता मानदंडों में बदलाव करते हुए स्कूलों को एक ही नाम और संबद्धता संख्या के तहत शाखा स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। शाखा स्कूल खोलने के नियम है, यानी जो मेन स्कूल है वो कक्षा 6 से 12वीं तक उसमें चलेगी, और जो छोटे स्कूल है छोटी शाखा एक और खोल सकते हैं, जिसमें नर्सरी से क्लास 5 तक की कक्षाएं चला सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी नियम बदल जाएगा। दोनों शाखाओं के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ अलग अलग होंगे। तो सीबीएसई ने ये अपडेट जारी किया है और आने वाले नए सेशन से ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी। चलिए, बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भूस्वामी को अनिश्चित काल तक जमीन के उपयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। किसी भी भूस्वामी को अनिश्चित काल तक भूमि के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। किराएदारों से जुड़ा एक और जरूरी अपडेट आ रहा है। देश भर में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं। इससे उन्हें हर महीने इनकम होती है, आय भी होती है, जिससे वे अपना घर चलाते हैं। लेकिन कई बार किराएदार घर या जहां पर वे किराए पर रह रहे हैं उस परिसर को आसानी से खाली नहीं करते हैं। यानी अगर आप भी अपना मकान या कोई अन्य संपत्ति किराए से उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक ही ये तय करेगा कि अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाएं। किराएदार इस वजह से खाली करने से मना नहीं कर सकता है कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां भी है और वह उनसे अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। यानी मकान मालिक ये तय कर सकता है कि उसे कौन सा मकान खाली करवाना है, कौन सा कमरा खाली करवाना है। किराएदार की ये तय करने में कोई भूमिका नहीं है। तो मकान मालिकों को ये अच्छा अधिकार मिला है। चलिए, बड़ी खबर देखिए, पहली बार भारत ने किया एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। यानी पल भर में इस समुद्र में तबाह हो जाएंगे दुश्मन के जलपोत। इंडियन नेवी को ये बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में पार्कों की सफाई के लिए विशेष अभियान, कचरा फेंकने वालों के लिए भी एमसीडी ने ऐलान किया है। दिल्ली के पार्कों में अब कचरा नहीं फेंका जाएगा। एमसीडी ने कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। 12 जोन के उपायुक्तों को सफाई सुनिश्चित करने की हिदायत भी मिली है। दिल्ली नगर निगम एक्शन मोड में है। अमेरिका को हथियार और बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन। जंग में मिली मदद के बदले डील करेंगे जेलेंस्की। यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज देने पर राजी हो गया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों ने इसकी घोषणा की। बड़ी खबर जो हम लगातार आपको अलर्ट बताते रहते हैं। उड़ीसा में वाइस चांसलर से 14 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। ईडी अधिकारी बनकर ठगों ने अरेस्ट करने की धमकी दी। यानी उड़ीसा के ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर गीतांजलि दास के साथ साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी में बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए ठग लिए और उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी भी दी। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़े लिखे भी ये स्कैम करने वाले लोगों के झांसे में आ जाते हैं। तो फिर आम जनता का तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं ना। और डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी, रूस से जल्दबाजी में समझौता ना करें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने हर बार युद्ध विराम तोड़ा, मुद्दा भरोसे का है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चेतावनी दी। कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से जल्दबाजी में समझौता ना करें। वहीं किसान भाइयों से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब है। अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें बुखार आ रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। CUET UG 2025 के लिए वेबसाइट जारी हो गई है। इस बार सिर्फ CBT मोड में एग्जाम होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2025 के लिए नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी अब जारी होने वाला है। मार्च में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। 5 रविवार हैं, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। यानी मार्च के महीने में अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 5 रविवार है और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन तक अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 14 मार्च को होली और 31 मार्च को ईद उल फितर जैसे 2 बड़े त्योहार भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आप छुट्टियों के दिनों को छोड़कर बैंक के काम को शेड्यूल कर सकते हैं। वैसे आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है तो आप आसानी से काम निपटा सकते हैं। वहीं देखिए, जीमेल लॉगिन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब QR कोड से। अब जीमेल लॉगिन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन QR कोड से हो जाएगा। कंपनी 6 डिजिट SMS की जगह QR कोड स्कैन कर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शुरू करने वाली है। JEE मेन 2025 में स्टूडेंट को कैटेगरी बदलने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। 28 फरवरी तक करेक्शन कर पाएंगे। इतिहास में सबसे ज्यादा 16,35,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। CBI ने 23 करोड़ 94 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। गैन बिटकॉइन घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। वहीं दोस्तों, अलर्ट करने वाले अपडेट आप देखिए। भोपाल में युवक की नींद में अटैक से जान चली गई। भोपाल में एक युवक की सोते सोते जान चली गई। बताया जा रहा है कि साइलेंट अटैक आया है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी एक प्रसिद्ध थीम पार्क में दिल का दौरा पड़ने
पड़ने से एक नगर निगम स्कूल के 14 वर्षीय छात्र की जान चली गई। वहीं इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में एक युवती की हार्ट अटैक से जान चली गई। वह अपनी सहेली की शादी के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए जा रही थी। यानी दोस्तों आजकल हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो कभी नाचते नाचते तो कभी घोड़ी पर बैठे बैठे या फिर चलते फिरते और अब तो सोते सोते आदमियों को साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है और लाइफस्टाइल में सुधार करना बहुत ही जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया, भारत की क्षमता का लोहा माना है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कोमे ने कहा कि हम इस समय भारत के विकास को लेकर चिंतित नहीं है, हम भारत को लेकर बहुत आशावादी हैं और आशावादी बने रहेंगे। पंजाब में पंजाबी न पढ़ाने वाले बोर्डों को मान्यता नहीं, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी। पंजाब सरकार ने राज्य में चलने वाले सभी शिक्षा बोर्डों और स्कूलों को एक बड़ी हिदायत दी है कि उन्हें पंजाबी विषय स्टूडेंट्स को जरूरी विषय के रूप में पढ़ाना होगा और सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस संबंधी राज्य के एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक किसी भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को बिना पंजाबी से पास घोषित नहीं किया जाएगा और जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ पंजाब भाषा एक्ट 2008 की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर भी आ रही है। पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी विषय जरूरी और नहीं पढ़ाने पर प्रमाण पत्रों को मान्यता भी नहीं मिलेगी। दरअसल आपको बताएं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के लिए एक नए पैटर्न का ड्राफ्ट बनाया है। यानी 10वीं बोर्ड की आने वाले सेशन से ही साल में 2 बार परीक्षाएं होगी। इस तरह के नए पैटर्न का एक ड्राफ्ट बनाया गया और इसमें पंजाबी विषय के मुद्दे पर सियासत फिलहाल गरमाई हुई है और इस मामले पर सीबीएसई ने फिलहाल स्पष्टीकरण दिया है। सीबीएसई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डालकर लिखा है कि सीबीएसई द्वारा 25 फरवरी को अपनी वेबसाइट पर जारी कक्षा 10वीं की जो 2 बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए मसौदा नीति बनाई है, उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मसौदा तिथि पत्र में शामिल अन्य विषयों और भाषाओं की सूची केवल सांकेतिक है और वर्तमान में पेश किए गए सभी विषय और भाषाएं 2025-26 के लिए पेश की जाती रहेंगी। यानी पंजाबी भाषा को लेकर जो संशय चल रहा है उस पर सीबीएसई ने यह अपडेट दिया है। वही देखिए तेलंगाना के सभी स्कूलों में अब तेलुगु अनिवार्य विषय होगा। सरकार ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड समेत सभी के लिए आदेश जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से तीसरी टीम बाहर हुई। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस मैच में अफगानिस्तान ने जीत हासिल करते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया। यानी अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपनी जीत हासिल करने के साथ ही खुद को सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड की टीम अंतिम 4 की दौड़ से बाहर हो गई है। छोटे बच्चों से जुड़ा अपडेट और अलर्ट आप मान सकते हैं। गले में मटर का दाना फंसने से एक मासूम की जान चली गई। मां ने खेलते समय बच्चे के मुंह में दाना डाला था और वो सांस की नली में फंस गया। तो ये सभी अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए अलर्ट है। छोटे बच्चों को लेकर आप जरूर अलर्ट रहें, सावधान रहें। उत्तराखंड पीसीएस का विस्तृत और अपडेट सिलेबस भी जारी हो गया है। वहीं देखिए आरआरबी एएलपी रिजल्ट से जुड़ा अपडेट है। सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा में 25,271 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और आज से स्कोर कार्ड भी डाउनलोड करने की सुविधा मिल रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जॉब मेला लगाया जाएगा। 28 फरवरी को ये मेला लगने वाला है। ये रोजगार मेला पुणे में आयोजित किया जाएगा, जहां से सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व सैनिकों को बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे। बिहार में कैब ड्राइवर को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैब चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब निजी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी टैक्सी और अन्य कॉमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, जिससे अब व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस बदलाव से ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग द्वारा लाए गए नए नियम ने अब कई लोगों को यह राहत दे दी है, ऐसे अपडेट है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर भी बड़ा आदेश आया है। अब पेपरलेस होगा ये काम। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में जमीन की खरीद बिक्री पेपरलेस होगी और इसकी शुरुआत 27 फरवरी से पटना, आरा, शेखपुरा और मोतिहारी में होने वाली है और अगले वित्तीय वर्ष से राज्य भर में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इन्फोसिस ने सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वेतन वृद्धि की योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है, जिसका दूसरा चरण अप्रैल 2025 में शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, कर्मचारियों के लिए अपडेट है। सरकार ने लागू किए नए सेवा नियम। 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024-2025 का अधिनियम संख्या 23 को 19 फरवरी 2025 से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यानी इसके तहत अब विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत मिलने वाले सेवा लाभ सिर्फ और सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलेंगे। इनमें वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अनुबंध सेवा के आधार पर लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के इस नए फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में हलचल भी मच गई है। खास तौर पर वे कर्मचारी जो अनुबंध पर काम करने के बाद नियमित हुए हैं, इस फैसले से प्रभावित होंगे। हिमाचल की पहाड़ियों पर बर्फबारी 3 दिन का अलर्ट है। राजस्थान में भी कुछ जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। हिमाचल में ऊंचे पहाड़ों पर हेवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को बादल बरस सकते हैं। 2 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। राजधानी में आज कोहरा छाया
बना रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। चलिए राजस्थान से जुड़ा है जरूरी अपडेट देखिए। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी, सस्ती होगी पढ़ाई। हॉस्टल और कोचिंग सेंटर के लिए 7 नियम जारी हुए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत कोटा के 4000 हॉस्टलों में अब छात्रों से सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं ली जाएगी। पहले यह शुल्क हॉस्टल में एडमिशन के समय लिया जाता था और साल के अंत में वापस किया जाता था, लेकिन अब छात्रों को यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले जिला प्रशासन ने कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। हॉस्टल के लिए अन्य नियम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए राजस्थान में रीट का काउंटडाउन शुरू। अलग अलग जिलों से एग्जाम देने आ रहे स्टूडेंट्स अपने जिलों से आवंटित सेंटर के लिए निकल गए। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी कैंडिडेट्स की भीड़ देखने को मिली। राजस्थान प्रदेश भर में शिक्षक बनने के लिए आज से 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेंगे, यानी 27 और 28 फरवरी को परीक्षा हो रही है। शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के 41 जिलों में 1731 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर में 8 नई आवासीय योजना लाएगा जेडीए। मार्च में 4 स्कीम लॉन्च होगी। 1200 से ज्यादा प्लॉट, 3 वेयर हाउस स्कीम भी आएगी। वहीं देखिए राजस्थान में पंचायत चुनाव से जुड़ा एक अपडेट भी चल रहा है। पत्रिका ने इस खबर को छापा है, प्रमुखता से लगाया है। आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में 3 संतान के कारण चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में यह मामला उठा तो सरकार ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर विचार किया जा सकता है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा में जिले का दर्जा वापस लेने के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। शाहपुरा जिला संघर्ष समिति के नेतृत्व में पिछले 56 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। डूंगरपुर के जाने माने रेस्क्यू कर्मी की सड़क हादसे में जान चली गई। डूंगरपुर के प्रसिद्ध गोताखोर और रेस्क्यू कर्मी ललित श्रीमाल नहीं रहे। उज्जैन मेले में कार रजिस्ट्रेशन शुल्क पर मिलेगी 50% छूट। 1 करोड़ की कार पर 8 लाख तक रजिस्ट्रेशन फीस बचेगी। उज्जैन में शुरू होने वाले उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले को लेकर इंदौर के डीलरों ने तैयारियां की। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वच्छता पर बनाए रील, पाए 2 लाख रुपए तक का इनाम। स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता है। मंत्री जी ने कहा कि रील बनाए और स्वच्छता का संदेश फैलाएं। दरअसल मध्य प्रदेश में रील प्रतियोगिता के तहत राज्य सरकार युवाओं को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए प्रतिभागियों को 15 अप्रैल तक गाँव में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाकर सरकार द्वारा निर्धारित लिंक पर अपलोड करना है। और ये रील आप कहां पर अपलोड कर पाएंगे, इसके लिए वेबसाइट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। mygov.in सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इसका विस्तार से अपडेट मिल जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 10 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों पर संकट, कृषि मंत्री जी को पत्र भी लिखा गया है। इंदौर में द ग्रेट खली 28 तारीख को रेसलिंग शो होगा। WWE में अपने दबदबे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गेम खेलना है तो मोबाइल में नहीं, ग्राउंड पर खेलो। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है। 19 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार में 10 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले में FIR दर्ज हुई है। 23 खाताधारकों ने नकली सोना गिरवी रखा। मिली भगत से नकली सोना गिरवी रखकर करोड़ों रुपए का लोन लिया। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी। नगर निगम ने प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। 3% से बढ़ाकर 12% करने की योजना है। आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 27 फरवरी गुरुवार के ग्रह नक्षत्र शिव और श्रीवत्स योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन और कर्क राशि के लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। सिंह राशि के लोगों की इनकम बेहतर होगी। कन्या राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है। इसके अलावा तुला, वृश्चिक और मकर राशि के लोग आज कामकाज में थोड़े संभल कर रहे हैं। बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस तरह की ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मिलने वाले और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।